मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्थमा है, जिसको आम उर्दू की ज़बान में लुगत में दमा भी कहा जाता है। और जैसा कि है लोगों को मालूम है कि आज मौजूदा दौर के अंदर जो है जो पेशेंट को एस्थमा होता है, आया कि वो एलर्जी की वजह से हो या फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर इन द डेवलप इन द एस्थमा। तो बहुत से लोग इस चीज़ को मायूब भी समझते हैं कि दमा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि इनको जो एस्थमा है ये एलर्जीन की वजह से है, जिनमें बहुत सारे प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर एंड एग्रावेटिंग फैक्टर शामिल होते हैं। तो इसको मायूब भी समझा जाता है। आम तौर पे लड़कियों में एस्थमा होना या मर्दों में होना, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और जो है लोग जो है इस वजह से जो है जो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। भाई ये क्या हो गया, एस्थमा है, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। और एस्थमा का जो है वर्ल्ड वाइड इलाज है। और एस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। और इसमें ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को जो है धुआं है, डस्ट है, मट्टी है, ठीक है, घर में काकरोच हैं, ठीक है, और जो कोल्ड एयर्स हैं, ठीक है, सीजनल क्लाइमेट चेंजेस वाक़ई जो होती हैं, इसकी वजह से भी जो है लोगों को एस्थमा होता है। और दूसरा पहलू ये है कि फैमिली हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बास लोगों की फैमिली के अंदर जो है एस्थमा जो है वो रन करता है कि उनको किसी उम्र के हिस्से में आके जो है एस्थमा जो है वो एग्जिस्ट हो जाता है। आफ्टर 20 हो जाता है, आफ्टर 30 हो जाता है, या बिफोर हो जाता है। तो उनको भी यही एलिमेंट्स होते हैं सारे, जो एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं, फॉरेन एंटीजन के एलिमेंट होते हैं। एंटीजन ये जितनी भी जो बाहर की चीज़ें जो नज़र नहीं आती है और नाक और मुंह के ज़रिए लंग्स के पैरेन्काइमा में जाती है, एलुलर सैक में जाती है, वहाँ जाके कुछ रिएक्शंस होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है। इसमें मास्ट सेल से कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होती है, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग लेने के लिए। आम तौर पे जो है हम जो है जनरल कंसिडरेशन के अंदर एस्थमा को देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो है पूरी दुनिया में जो है तकरीबन जो है 10 से 20% लोग जो है एस्थमा में सफरिंग कर रहे हैं, एस्थमा के अंदर सफरिंग कर रहे हैं। और जो इनमें जो पीक जो इंसिडेंटल एज है और प्रीवैलेंस जो है वो तकरीबन एज जो है बिफोर दी 14 ईयर एज है, 14 ईयर एज है। और मोर्टेलिटी की जो शरह है इसके अंदर जो फाटल मोर्टेलिटी रेट है वो भी जो है तकरीबन 15 साल से 24 साल के दौरान जो है मोर्टेलिटी रेट है। तो हाँ, अब दूसरा क्या एस्थमा के बारे में एक गलत फहमी ये भी हो जाती है कि कार्डिक एस्थमा भी जो है दोनों में आप हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कार्डिक एस्थमा और इधर ब्रोंकियल एस्थमा। कार्डिक एस्थमा इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एस्थमा, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एस्थमा, इट इज़ reducing efficiency of the left heart failure, in which resulting is the buildup of fluid in the airway में जो है वो फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर, डिफ़िकल्टी होती है। और जो है ख़ास तौर पे जो है और विस्लिंग और विजिस विद और विदाउट दोनों किस्म के विजिस पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं कार्डिक एस्थमा के अंदर। और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कुड बी इंक्रीज़ होती है। और ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो शॉलो होता है, शॉलो ब्रीदिंग पैटर्न होता है। और इसमें जो है ख़ास तौर पे जो है
when a patient going to lying on the bed, तो it become worse हो जाता है due to pulmonary edema and buildup of water in the bronchial tree. और बसा औकात जो है वो बैठने में सिट अप कंडीशन में पेशेंट इज़ गेटिंग अ रिलीफ फ्रॉम द ब्रेथलेसनेस. और इसी तरीके से जो है और कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर जो है कार्डियक एस्थमा और को हम जो है कंपैरेटिवली ब्रोंकियल एस्थमा से बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं. एक ये भी है. और जो है और इसके अंदर जो है पेशेंट जो है इसके अंदर पेशेंट जो है चलने पे वॉकिंग करने के ऊपर भी जो है पेशेंट को जो है ऑन एक्सर्शन तो इट बिकम ब्रीथलेसनेस मोर वर्स हो जाता है. अगर दूसरे एस्पेक्ट पे देखें, दूसरे पहलू में देखें, ब्रोंकियल एस्थमा में देखें तो वहाँ पर जो है कोई भी एंटी एलर्जीन, ठीक है, जिसमें डस्ट भी हो सकता है, धुआं भी हो सकती है, खुशबू भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा पार्टिकल जो आँख से नज़र नहीं आ रहा है, एनिमल फीदर्स हो सकते हैं क्या, या ये चीज़ें जो है नाक और मुंह के ज़रिए लंग्स के अंदर जाती है, जिसकी वजह से कुछ एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं तो उसके अंदर जो है वीजिस भी आ जाते हैं, वीजिस हो जाते हैं. और वीजिस के साथ 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 जो है सांस का जो पैटर्न है वो बढ़ जाता है. इसके अलावा जो है पेशेंट जो है अर्ली इन द मॉर्निंग इट बिकम वर्स. आल्सो इन द लेट इन द नाइट इट बिकम अ वर्स ब्रोंकियल एस्थमा. और थोड़ा एक्सरसाइज के अंदर भी जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी ब्रोंकियल एस्थमा जो है वो उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है एस्थमा में कंपैरेटिवली, जब वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कार्डियक एस्थमा एंड ब्रोंकियल एस्थमा. अब दूसरे नंबर पर ये है कि जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एस्थमा में सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन जो है वो निमोनाइटिस हो जाता है. इसके अंदर निमोथोरेक्स हो जाता है. और ब्रोंकियल्स जो वॉल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. और हाइपरकेपनिया एंड हाइपोक्सीमिया, रेस्पिरेटरी फेलियर कैन बी डेवलप इन द asthma complications. And otherwise if you are suggesting you are looking about the classification is given by the severity, mild, moderate and severe asthma. तो उसके हिसाब से जो है हम उसमें दवाइयों को पेशेंट की जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है, रिस्पायरेटरी रेट है, उसको हम देख के इसको क्लासिफिकेशन करते हैं. माइल्ड है, स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होती है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके हिसाब से हम पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं. और दूसरे नंबर पे ये है कि WHO की क्राइटेरिया लाइन है और उसके मुताबिक जो है पेशेंट का जो एस्थमा को मॉनिटर करना और उसकी सीवियरिटी को कंट्रोल करना. दूसरे नंबर पर है पेशेंट को एस्थमेटिक एजुकेट करना, एस्थमेटिक पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना. तीसरे नंबर पे जो है वो फार्माकोलॉजी है. फार्माकोलॉजी के अंदर भी जो है बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं जिसके अंदर जो है पेशेंट को जो है हम एस्थमा में मेडिसिन देते हैं जिनके अंदर शॉर्ट टर्म बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग टर्म बीटा 2 एगोनिस्ट है, और फास्फोडाइस्टेस इनहिबिटर है, लेकोट्रियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और कार्टिकोस्टेरॉइड है, सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड है. और उसके साथ साथ में जो है डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं ताकि पेशेंट को बार बार जो है रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन ना हो. अब टाइप ऑफ एस्थमा में ये है कि ऑक्यूपेशनल एस्थमा भी हो जाता है,
बाज़ पेशेंट जो है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं जहाँ से फॉरेन बॉडीज़ वगैरह जो है उनको नाक और मुंह के ज़रिए लंग में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हो जाती है। बाज़ अपर एयरवे ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से लेरेंजियल एडिमा हो जाता है, लेरेंजियल डिसफंक्शन हो जाता है, इसमें हो जाता है, अपर एयरवे में हो जाता है इन्फेक्शन में। लोअर आरटीआई के अंदर हो जाता है, उसमें सीओपीडी है, सिस्टिक फाइब्रोटिक डिजीज़ है, और जो है कुछ कंजेनाइटल लंग डिजीज़ है, उसके अंदर जो है ये है। तीसरे नंबर पे जो है वो साइकेट्रिक एस्थमा भी हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो साइकेट्रिक एस्थमा हो जाता है। तो उसमें भी जो है एज़ पर पेशेंट कंडीशन जो है उसको मैनेज किया जाता है। और कार्डिक एस्थमा है जिसके अंदर जो है पल्मोनरी एडिमा हो जाता है ड्यू टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर या रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ एस्थमा है। और बाकी एस्थमा के हवाले से कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये तो कभी बीमारी ख़त्म ही नहीं होगी, इसको मायूब समझते हैं। इसमें टोटल जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि आपने नाक और मुंह को कवर रखना है और ऐसे पेशे में जॉब नहीं करनी है जहाँ पर फॉरेन बॉडीज़ वगैरह का एक्सपोजर हो, एक्सपोजर ऑफ द फॉरेन एंटीजन का एक्सपोजर हो। और जो है प्रॉपर तरीके से दवाई लेना, डॉक्टर को फॉलो अप करना, और जो भी एग्रावेटिंग फैक्टर है। और इसमें जो मेडिसन भी जो आती है उसमें दो टर्म की मेडिसन आती है। एक जो है वो शॉर्ट टर्म यानी कि क्विक रिलीवर मेडिसन आती है जो प्रॉम्प्ट रिलीफ करती है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करती है, एयरवे रिवर्सिबिलिटी को रिस्टोर करती है। एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती है। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के अंदर ये होता है कि एस्थमा को जो है विद द हेल्प ऑफ मेडिसन जो है वो मेंटेन एंड कंट्रोल किया जाता है। टू टाइप ऑफ दी देयर आर मेडिसन एंड क्विक रिलीवर एंड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। और बहुत सारे लोग हैं तो इस वजह से जो है वो वरीज होते हैं अस्थमा ख़त्म होगा नहीं होगा, बकिया ज़िंदगी हमारी कैसे गुजरेगी। उनको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ट्राई टू बी कीप रिलैक्स और दवाई लें प्रॉपर तरीके से। अगर फैमिली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जो है अस्थमा की दवाई लेते हुए एक आम सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपनी पेशा वाराना सलाहियतों में भी आगे आगे जो है आप मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, वालिदैन का नाम रोशन कर सकते हैं, माशरे में एक बड़ा इज़्ज़त वाला मकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसी कोई मायूब नहीं है। बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं अस्थमा के हवाले से, भाई इसको दमा है, ये तो लग जाएगा, कोई छूत की बीमारी है, इस तरीके की बातें करते हैं ड्यू टू इलिटरेसी। हमारे यहाँ आपको पता है कि इसका बहुत ज़्यादा रुझान है लिटरेसी का। इस वजह से जो अस्थमा के जो बच्चे होते हैं ख़ासतौर पे टीनेजर्स में ज़्यादा बढ़ता है बिफोर 14 ईयर ऑफ द एज, तो वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं। बजाय के डिस्करेजिंग वी शुड मोटिवेट, वी शुड encourage those patient and children and kids those are suffering in the asthma, atopic asthma या इधर जेनेटिक asthma। तो होपफुली है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। मैंने कोशिश की है कि इसको समरी करके मुख्तसर करके आपके सामने सीधा करके पेश किया जाए। और कुछ मेडिसन भी है, हाँ ये भी बताना मैं भूल गया था कि कुछ मेडिसन ऐसी मेडिसन्स हैं जो कि अस्थमा को एग्रावेट करती है, प्रिसिपिटेट करती है, कॉमनली इस्तेमाल की जाती है घरों में आम तौरों पे। डिस्प्रिन समझ लें, सर में दर्द हो रहा है फ़ौरन डिस्प्रिन खा लिया। डिस्प्रिन इज़ डायरेक्टली काजिंग दी ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन। बीटा ब्लॉकर ड्रग कॉमनली इस्तेमाल होती है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। इट इज़ आल्सो causing the bronchial constriction, or few are NSAID also a list of NSAID which resulting causing is the bronchial constriction। तो इन दवाइयों से भी हमें इज्तनाब बरतना चाहिए बगैर डॉक्टर की हिदायत के। कोई भी दवाई जो अस्थमा के पेशेंट है उनको नहीं देना चाहिए।
डिस्प्रिन नहीं देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो बीटा ब्लॉकर नहीं लेना चाहिए। और दर्द की दवाइयाँ एनसेड जितने भी है, ब्रूफीन है, पोस्टान है, डाइक्लोफेनिक है, नेप्रोक्सिन है, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉशनली हमें एहतियात बरतना चाहिए, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं पेशेंट अस्थमा के, और जो बड़े एल्डर लोग हैं। तो ये मैं बताना भूल गया था, मादरत के साथ। तो ये दवाइयाँ भी हैं ऐसी कि जो कि अस्थमा में एग्रावेट करती है, इवन दो कि इट कैन क्रिएट द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, सीवियर किस्म का जो स्टेटस अस्थमेटिकस जो या लाइफ थ्रेटनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्रिएट कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी कोशिश की है कि इसको समरी करके पेश किया जाए आपके सामने, ताकि आपको मोटी मोटी सीधा बातें जहन में बैठ जाएं। और उम्मीद है कि आपको मेरी जो ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और मेरी वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को वायरल करना, ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अल्लाह के मखलूक हैं, इससे फ़ायदा हासिल करेंगे तो लोगों को नफ़ा होगा, तो उनके दिल से दुआ निकलेंगी। अस्सलाम वालेकुम।